क्या आप जानते हैं कि करंट मंथ अक्टूबर 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है वो किसी भी सिंगल मंथ में कोविड के समय में जो गिरावट हुई थी बेयर मार्केट 2020 के दौरान, इतनी बड़ी गिरावट पिछले 4 साल में पहली बार है। 4.5 साल करीब हो गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो गिरावट है वो भारतीय शेयर बाजार की स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये सेल ऑफ ना यूएस स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है, ना चाइनीज मार्केट में ऐसा देखा गया है, और ना हैंसेंग इंडेक्स बोले या जापानीज मार्केट बोले, यूरोपियन मार्केट बोले, इतनी बड़ी गिरावट किसी भी मार्केट में नहीं। इनफैक्ट अक्टूबर महीने में S&P 500 करीब 1% तेजी पर है, नैस्डैक करीब 1.5% की तेजी पर है। लेकिन एक कंसोलेशन का फैक्टर है, और वो क्या है दोस्तों, कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी 50 हेडलाइन इंडेक्स है उसमें दो बड़े सेक्टर का करीब 50% कंट्रीब्यूशन है, वेटेज है, और वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट जो है करंट मंथ अक्टूबर में 3.05% की है। वहीं आईटी सेक्टर में अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और रादर तेजी है 0.22% की। तो इस मार्केट का कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट सेक्टर्स को समझने के लिए हमें पहले निफ्टी के परफॉर्मेंस को अक्टूबर में देखना होगा, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर हैं जिनमें गिरावट अधिक है। तो निफ्टी की गिरावट अक्टूबर महीने में जो उसने पीक बनाया था उससे जो गिरावट हुई है और लो जो बनाया है अक्टूबर में, वो गिरावट है 8.39% की। बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों, सिंगल मंथ। लेकिन इससे बड़ी गिरावट किन सेक्टर्स में है? जो मेजर सेक्टर हैं जिनका वेटेज निफ्टी 50 में अधिक है, तो वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें गिरावट अक्टूबर महीने में है 12.91%। ऑटो सेक्टर अनदर मेजर सेक्टर, उसमें गिरावट है 11.94%। और फिर अनदर मेजर सेक्टर एफएमसीजी, तो निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट है 10.12%। तो टॉप 5 सेक्टर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के हैं, तो देखा जाए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन ये तीन कल्प्रिट सेक्टर हैं, ऑयल एंड गैस, ऑटो एंड एफएमसीजी, जिनमें गिरावट निफ्टी 50 से अधिक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस तरह की बहुत बड़ी गिरावट, जो कोविड के बाद पहली इतनी बड़ी गिरावट है 4.5 साल के पीरियड में। तो आगे आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, चर्चा का विषय वो है। तो उसके लिए दो पहले फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मार्केट का सेंटिमेंट्स। तो अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें, जो मार्केट के फियर एंड ग्रीड को निफ्टी 50 के प्रति हमें बताता है, तो उसकी करंट रीडिंग जो है वो है 26.5। इसका तात्पर्य क्या है? वो एक्सट्रीम फियर जोन में है। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसे चेंज होता है। एक महीना पहले इसकी रीडिंग थी 66.1, तो वो था उस समय पे ग्रीड जोन में, और सडनली मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब हो गया। और इसीलिए तो हम मार्केट मूड इंडेक्स को एक ऑसिलेटर के रूप में देखते हैं। जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो ये ऑसिलेट करेगा, और मार्केट जब ओवर एक्सटेंडेड होगा तो ये ग्रीड जोन या एक्सट्रीम ग्रीड जोन में होगा, और जब मार्केट में करेक्शन होगा तो ये गिर के फियर एंड एक्सट्रीम फियर जोन में आ जाएगा। सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्सट्रीम फियर जोन में है तो अब मार्केट के
रिकवर करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये निर्भर करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो लेके आए थे निफ्टी की कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस का। उसके बाद एक और वीडियो आया दोस्तों, जिसमें हमने इस बात के ऊपर में चर्चा की कि क्या बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर मार्केट के क्रैश को रोकने में मदद कर सकते हैं, क्या सेवियर साबित हो सकते हैं। अगर ये दो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। जब आप उन दोनों वीडियो को इस वीडियो के साथ कंबाइन करेंगे तब आपको बेहतर पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आएगी। अनदर फैक्टर क्या है कि इंडिया से पैसा आउटफ्लो कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मनी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफपीआई ने करीब $10 बिलियन का पैसा शिफ्ट किया है अक्टूबर में। लेकिन उसके ट्रेंड को समझना जरूरी है कि पिछले 30 दिन में कितना आउटफ्लो हुआ है, क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो पिछले 15 दिन में क्या ट्रेंड है, और फिर पिछले एक सप्ताह के अंदर में क्या ट्रेंड है, जिससे पता लगेगा कि ये जो सेलिंग हो रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है और या फिर उसके ट्रेंड में गिरावट है। तो पिछले 30 दिनों के दौरान फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेलिंग की है 88,981.9 करोड़। इसमें इक्विटी, स्पेस एंड डेरिवेटिव और डेट फंड सभी शामिल है। और उसी पीरियड में म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है 11,487.5 करोड़। पिछले 2 वीक में ये सेलिंग घटी है। और घटी क्या है दोस्तों, रादर पिछले 2 वीक के दौरान में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इक्विटी स्पेस में तो सेलिंग की है, लेकिन अगर डेरिवेटिव को शामिल कर दें तो 24,445.3 करोड़ का उन्होंने बाइंग की है। वहीं म्यूचुअल फंड में 1143 करोड़ की सेलिंग हुई है। और पिछले एक सप्ताह के दौरान ये सेलिंग फर्दर घटी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। 2,945 करोड़ की केवल सेलिंग है कैश स्पेस में, और यदि हम डेरिवेटिव स्पेस को शामिल कर दें तो फिर 17,317 करोड़ की बाइंग आई है एफआईआई के द्वारा, और म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है 11,071.7 करोड़। ये जो मैं फिगर बता रहा हूं इसमें इक्विटी, डेट फंड और डेरिवेटिव्स सारे मिलाकर है। तो अभी तक की चर्चा से कुछ बातें पॉजिटिव हैं कि नंबर 1 कि मार्केट ओवर सोल्ड है एंड मार्केट मूड इंडेक्स जो है एक्सट्रीम फियर जोन में है, तो जहां से मार्केट की रिकवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा पॉजिटिव क्या है कि जिस रेट से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच रहे थे वो रेट में गिरावट आई। तो इन 2 एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए अब चलिए कदम रखते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की। हम बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर की एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि उसका वीडियो कुछ दिन पहले हम लेके आ चुके हैं और लिंक मैं दे ही रहा हूं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ब्रीफली कवर करेंगे एफएमसीजी सेक्टर को, ऑयल एंड गैस सेक्टर को और ऑटो सेक्टर को। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं प्राइस एक्शन को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
यहां पे ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ये एबीसीडी पैटर्न बनता हुआ नजर आ। तो अब एबीसीडी पैटर्न में पहले भी चैनल में चर्चा की गई है। जब यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बना था 23 अक्टूबर को, तो एक आशा जगी थी कि यहां से शायद करेक्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। लेकिन उस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई था उसको मार्केट ने फॉलो थ्रू नहीं दिया और मार्केट फिर गिर गया यहां पर। साथ में यह भी चर्चा की गई थी कि मेरी दिली इच्छा है कि प्राइस कम से कम इस करेक्टिव वेव का, क्योंकि ये ए है और ये बी है और अगर ये सी है तो ये डी में कम से कम 127.2% एक्सपेंशन तक प्राइस गिर जाए और एक रिदमिक प्राइस एक्शन हमें नजर आए। तो केवल दो ही संभावना बनती हैं कि प्राइस में या तो टिपिकल एबीसीडी पैटर्न बनेगा या एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न बनेगा। उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन यहां पर पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 में। एक नजर वापस चलते हैं और अक्टूबर 2023 के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हम आ गए अक्टूबर 2023 में। यहां भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना था। अब सिमिलैरिटी आप देखिए क्या है। यहां पर सिमिलैरिटी ये है कि यहां पर भी एबीसीडी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस ने कहा सपोर्ट लिया, एसएमए 144 पे। निफ्टी 50 ने एक नया हाई बनाया। इंपॉर्टेंट है यहां पर इवन आरएसआई को चेक करना, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। यहां आरएसआई को हम देखें तो आरएसआई कहां से रिजेक्ट हुआ था, जो हाई बनाया था और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना। ये लेवल था, ये यहां पे मार्क किया है मैंने, ये लेवल आता है 76.5 का। ठीक है, यहां से रिजेक्ट हुआ और आरएसआई कहां तक गिरा, 40 के नीचे आया। उसके पहले 40 का सपोर्ट था और ये 40 पे गिर के नीचे आया और ये लेवल आया 26.7। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि 76.5 से 26.74 पे ये गिरा। अब चलिए रीसेंट टाइम के प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो आरएसआई की करंट रीडिंग क्या है? करंट रीडिंग है 28.61, यानी ये करीब करीब प्राइस में अप्रोच कर रहा है 26.74 पे। रिजेक्शन भी वहीं से हुआ है, ये देखिए रिजेक्शन हुआ है, इसके पहले भी रिजेक्शन हुआ है। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है कि जब मार्केट बुल मार्केट होता है तो आरएसआई की टॉप रेंज जो है 76.5 से 77 तक जाती है और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है और करेक्शन। लोअर साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम आरएसआई 40 पे सपोर्ट लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 40 पे सपोर्ट लेता है। लेकिन जब प्राइस में एक मेजर कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, गिरावट थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये 26 के लेवल तक करीब जाता है, 26.74, जो लास्ट अक्टूबर 2023 में भी ऐसा हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस अब ओवर एक्सटेंडेड है और ओवर सोल्ड टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। अब बात करते हैं रीसेंट टाइम की। अगर हम ये एबीसीडी पैटर्न को चेक करें, 24,280 का लेवल, जो इस करेक्टिव वेव का 127.2% एक्सपेंशन था, तो ये अच्छी बात है कि इसने इसको अचीव कर लिया है और साथ में यहां पर जो गैप था वो गैप भी फिल कर लिया है इसने, तो ये पॉजिटिव बात हुई। लेकिन क्या हम इस संभावना को रूल आउट कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न नहीं बनेगा? तो अगर एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न बनता है तो 161.8% एक्सपेंशन का लेवल है। तो हम ब्रॉडली क्या बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो सपोर्ट लेवल है वो ये देखिए, यहां पे मल्टीपल सपोर्ट है, यहां भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं 23,700 से 24,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। और यहां देखिए अक्टूबर 2023 में भी एसएमए 144 पे इसने सपोर्ट लिया था और उसकी वैल्यू है 23,946। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं 23,700 से 23,946
900 एक डिमांड एरिया हो गया, ये इसका डिमांड एरिया हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहां से भी पुल बैक की है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज SMA 144 को टेस्ट करें। अब अपसाइड में अगर हम बात करें तो अपसाइड में यहां पर इमीडिएट एक ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये देखिए ये कंसोलिडेशन बैंड का अपर फाइबर है, ये आता है 24,400, और फिर यहां पर एक रिजेक्शन हुआ है प्राइस में, यहां पर रिजेक्शन हुआ है, ये लेवल आता है 24,500। तो 24,400 से 24,500 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है जो आने वाले वीक में एक्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट में रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा, जब प्राइस 24,700 के ऊपर ट्रेड होने लगेगी, जहां प्राइस का सपोर्ट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। चलिए अब टोटल मार्केट इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर देखें तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं, पहले इसने SMA 144 पे सपोर्ट लिया और ये SMA 144 पे करंटली ट्रेड हो रहा है। यहां प्राइस का सपोर्ट है, यहां प्राइस का सपोर्ट है, तो ये डिमांड एरिया में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हमने खींची है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन में यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, और इसे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो प्राइस करेंटली इस ट्रेंड लाइन पे फिर यहां पे सपोर्ट लिया इसने। अब आगे बढ़े और एक बार और चेक कर ले तो यहां देखिए इस ट्रेंड लाइन के काफी पास में है। तो हम बोल सकते हैं कि करेंटली ये ट्रेड हो रहा है 12,669 पर, तो इसका 12,500 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कॉन्फ्लुएंस है इस ट्रेंड लाइन का भी, और प्राइस ने ऑलरेडी SMA 144 को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसका वेटेज सबसे अधिक है निफ्टी 50 में। यहां देखिए प्राइस का ये सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, और प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। हम एक और तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक डिमांड एरिया के रूप में काम करेगा, और मेजर डिमांड एरिया यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। तो 23,000 से 3,200 एक डिमांड एरिया है। यहाँ पे ऑफकोर्स एक चार्ट पैटर्न है कि अगर ये लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है इस डिमांड एरिया का, तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पर ऊपर जाने की अधिक है, क्योंकि अभी भी EMA 21 EMA 55 के ऊपर है। चलिए एक नजर डालते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी करीब करीब अब डिमांड एरिया पे पहुंच रहा है। यहां पर देखिए आप, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, यहां प्राइस का सपोर्ट है, ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिमांड एरिया है, और ऑलरेडी प्राइस SMA 233 के नीचे आ चुकी है, मतलब प्राइस काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, और यहां पर हम मल्टी ड्राइव करेक्शन देख सकते हैं। इनफैक्ट मल्टी ड्राइव करेक्शन नहीं, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है डाउन साइड में। अब यहां पर एक गैप है 12,237 पे निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ये गैप है यहां पर, ये गैप शायद अपने आप में सपोर्ट होगा और यहां से प्राइस रिकवर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे बात करते हैं FMCG सेक्टर की। तो FMCG सेक्टर भी सपोर्ट के पास है। आप देखिए ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ये नेकलाइन है और उसके काफी करीब पहुंच गई है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल अगर देखें तो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है क्वाइट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ SMA 144। तो यहां पर भी SMA 200 की वैल्यू क्या है, 57,923। तो 57,900 एक अच्छा सपोर्ट है FMCG में, और करेंटली ये ट्रेड हो रहा है 58,908 पे, तो सपोर्ट के काफी करीब है, और नेकलाइन का भी कॉन्फ्लुएंस है। तो यहां भी ऐसा लग रहा है करेक्शन करीब करीब समाप्ति पे कगार पर है। अब बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर में भी प्राइस काफी डाउन साइड में ओवर एक्सटेंडेड है। ये ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इस ट्रेंड लाइन के काफी करीब है प्राइस। ये इसका कंसोलिडेशन बैंड था, तो ये कंसोलिडेशन बैंड में जो है वहां पे प्राइस आ चुकी है। तो करेंटली इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 23,799,
तो 23,200 पर SMA 200 भी है और ये सपोर्ट एरिया भी है। तो यहां भी बहुत ज्यादा करेक्शन अब नजर नहीं आ रहा। इस अक्टूबर 2024 की गिरावट से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। स्टॉक मार्केट हमारा गुरु है और वो गुरु समय समय पे इस तरह के झटके देता है और सिखाने की कोशिश करता है। 1 महीना पहले तक लोगों के बीच में फोमो का इफेक्ट था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो प्राइस का पीछा कर रहे थे कि कहीं मेरा मौका निकल ना जाए, और अभी डर का माहौल मार्केट में क्रिएट हो गया। तो हमें मार्केट ने क्या लेसन दिया? तो हमें लेसन ये मिलता है कि हमने जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है उसको ईमानदारी से फॉलो कर, और जब हम उसको फॉलो करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करते हैं तो मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की संभावना तो बढ़ती है, साथ में बहुत बड़े लॉस से अपने आप को हम बचा लेते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस का हम पीछा नहीं करते हैं। साथ में ये भी विचार आना कि मार्केट की कंडीशन अभी खराब है तो अभी ट्रेडिंग नहीं करना, मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं। उसका कारण है, क्या 2020 के बेयर मार्केट के बाद जब बुल मार्केट की शुरुआत हुई तो क्या 2021 में मार्केट में गिरावट नहीं हुई? क्या 2022 में मार्केट में गिरावट नहीं हुई? क्या 2023 में मार्केट में गिरावट नहीं हुई? तो अगर हम बहुत अच्छे मार्केट कंडीशंस के लिए, जहां हमें खुला मैदान मिले ट्रेडिंग करने के लिए, अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। केवल हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है और रिस्क को मैनेज करते हुए चलेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या मार्केट यहां से रिकवर करेगा या नहीं करेगा? तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली डिसीजन लेना एनालिटिकल इनपुट्स के हिसाब से जरूरी होता है, और ऑलवेज हम बोलते हैं डरना मना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।